हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी बुक का थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस डिस्कस करूंगी। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। सबसे पहले हम सोशल इंस्टीट्यूशंस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। तो यहाँ पे एज अ इंडिविजुअल हम अपनी सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्लेस या फिर लोकेशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो फैमिली में हमारा एक स्टेटस बन सकता है, जैसे कि हम किसी की वाइफ हैं, किसी की डॉटर हैं, किसी की बहन है, और इसके साथ इन सारे स्टेटस के साथ एक रोल भी अटैच्ड होता है। एज अ वाइफ मेरा कुछ रोल है, एज अ डॉटर कुछ रोल है, एंड एज अ सिस्टर कुछ रोल है। उसी तरह अगर मैं वर्क लाइफ को देखूँ तो वर्क लाइफ में मेरी एक स्टेटस है एंड उसके साथ अटैच्ड एक रोल है। एंड ये सब स्टेटस और अटैच्ड हम इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं होता है। ओके, ये सब हम जिस सोशल इंस्टीट्यूशन में रहते हैं उसके ऊपर होता है। ओके, इंस्टीट्यूशन जो होती है वो किसी स्टैब्लिश्ड रूल्स के बेसिस पे काम करती है, या फिर इनको मान्यता प्राप्त होती है बाय लॉ या फिर कस्टम। कस्टम यानी कि रीति रिवाज के हिसाब से हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे रिलीजन को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है रीति रिवाज के हिसाब से, फैमिली को एक्सेप्ट किया हुआ है, मैरिज को एक्सेप्ट किया हुआ है। अभी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमें कॉन्स्ट्रेन करती है, यानी कि हमें बाध्य करती है या फिर एक सीमा में रखती है कुछ करने से, कंट्रोल करती है, पनिश करती है अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, या फिर अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें रिवॉर्ड भी करती है। और अभी सोशल इंस्टीट्यूशंस दो टाइप के होते हैं। एक तो मैक्रो यानी कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि स्टेट या फिर रिलीजन, और माइक्रो यानी कि जो छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि फैमिली। इस बुक में हमें जिन सोशल इंस्टीट्यूशंस पे एक ब्रीफ सा आइडिया लेना है वो सब है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन एंड एजुकेशन। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ फैमिली के ऊपर डिस्कशन करूँगी, बाकी के ऊपर मैं दूसरे वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। लास्ट के चैप्टर में हम लोगों ने स्ट्रेटिफिकेशन को और सोशल कंट्रोल को कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा था। तो यहाँ पे भी सोशल इंस्टीट्यूशन को फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बताया गया है। तो फंक्शनलिस्ट के हिसाब से सोशल इंस्टीट्यूशन एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स है, बिलीव्स है, वैल्यूज़ है और रोल है, जो कि अराइज होता है बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी में जैसे ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से नॉर्म्स बनते हैं, बिलीव्स बनते हैं, वैल्यूज़ बनते हैं और रोल बनते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस दो टाइप के हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल है जैसे कि हमारा स्कूल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो, एंड इनफॉर्मल वाले हैं फैमिली या फिर रिलीजन। तो यहाँ फंक्शनलिस्ट के हिसाब से सोसाइटी में कुछ नीड्स अराइज होती हैं जिनकी वजह से कि कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड रोल रिलेशनशिप्स बनते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट व्यू वाले ये बोलते हैं कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो लोग इक्वली प्लेस्ड नहीं हैं। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, लीगल या फिर एजुकेशन, ये सब जब ऑपरेट करेंगी तो ये जो डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके इंटरेस्ट में ऑपरेट करेगी, जो कि क्लास, कास्ट, ट्राइब या फिर जेंडर के हिसाब से डिवाइडेड है। अभी जो डोमिनेंट सेक्शन के लोग हैं वो ना सिर्फ डोमिनेट करते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को, बल्कि वो लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी उनका रूलिंग क्लास का जो भी आइडिया है वही उसी आइडिया से पूरी सोसाइटी काम करे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फंक्शनलिस्ट्स के व्यूज़, जो कि ये समझते हैं कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, फैमिली है, मैरिज है, ये सब एक सोसाइटी के नीड को फुलफ़िल करने के लिए एग्जिस्ट कर रही है। बट कॉन्फ्लिक्ट व्यू वाले ये कहते हैं कि ये एक जो डोमिनेंट क्लास है वो अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए एग्जिस्ट कर रही है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डज़ द फैमिली कॉन्स्ट्रेन एज वेल एज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू मेन एंड वुमेन। मेन एंड वुमेन के लिए अलग अलग तरीके से कॉन्स्ट्रेन करती होगी फैमिली, पर मैं एक जनरल एग्जांपल यहाँ पे दूंगी। अभी जैसे हमारी फैमिली वाले हमें पैसे कमाने के लिए ये सिखाते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो एंड देन अच्छा जॉब लो, पर ये नहीं सिखाते हैं कि चोरी करो और फिर पैसे कमाओ। ओके, तो इस तरीके से फैमिली हमें गलत काम करने से कॉन्स्ट्रेन करती है और अच्छा काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है। इस टॉपिक है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी गई हुई हैं, जैसे कि फैमिली का है कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शंस, द एडल्ट मेंबर्स ऑफ विच अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर केयरिंग फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे एक कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है, ब्लड रिलेशन से लिंक्ड है एक दूसरे से, और जो एडल्ट मेंबर होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चिल्ड्रन का केयर करें। नेक्स्ट है किनशिप, जिसमें कि कुछ सेट ऑफ पर्सन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या तो थ्रू ब्लड रिलेशन या फिर मैरिज के थ्रू होते हैं। अगर वो ब्लड रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो उनको कॉन्सैंग्विनिटी बोलते हैं, अगर वो मैरिज की वजह से होते हैं तो उसको एफिनिटी बोलते हैं।
एंड यहाँ पे अगर कॉन्सैंग्विन रिलेशन है यानी कि ब्लड रिलेशन है मम्मी या पापा की वजह से है, तो फिर मम्मी के साइड से जितने भी लोगों के साथ हमारा रिलेशन बनता है वो सब मैट्रिलिनियल में आएंगे, और पापा के तरफ से जिन लोगों का भी रिलेशन बनता है वो लोग एक पैट्रिलिनियल किनशिप में आते हैं थ्रू द लाइंस ऑफ डिसेंट जो कनेक्ट करता है हमारे ब्लड रिलेटिव्स से, वो सब आते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है मैरिज का। तो मैरिज एक सोशली एक्नॉलेज्ड और अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन होता है बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल्स। एंड जब दो लोग मैरी करते हैं तो फिर वो एक दूसरे के किन बन जाते हैं, एंड ये मैरिज की वजह से उनके साथ और भी बहुत सारे रेंज ऑफ पीपल जुड़ जाते हैं। अभी जो हमारी बर्थ की फैमिली होती है उनको हम लोग फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहते हैं, और जो हमारी जिस फैमिली में हमारी शादी होती है उनको हम लोग फैमिली प्रोक्रिएशन कहते हैं, और जिनके साथ हम ब्लड से रिलेटेड हैं वो हमारे कॉन्सैंग्विल किन होते हैं, और जो हमारे साथ मैरिज के थ्रू रिलेटेड होते हैं उनको हम एफाइंस कहते हैं। तो यहाँ पे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले ये कहते हैं कि जो फैमिली है वो सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करती है ताकि सोसाइटी के जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल हों, और एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करती है। अब फंक्शनलिस्ट का काम है कि वो सोसाइटी में हर एक चीज़ के फंक्शंस को बताती है। ओके, तो ये फैमिली के फंक्शंस को मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऐसे बताती है कि ये बेस्ट तभी काम करेगा जब वुमेन जो है वो फैमिली को देखे और मेन जो है वो बाहर जाए अर्न करने के लिए। एंड यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में ये बोला जाता है कि रोल्स का स्पेशलाइजेशन है। ओके, जैसे कि हस्बैंड्स को इंस्ट्रूमेंटल रोल मिलता है, ब्रेड विनर वाला रोल मिलता है, और जो वाइफ है उनको इमोशनल रोल मिलता है डोमेस्टिक सेटिंग्स में। ओके, ये बहुत ही जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, एंड इसको ये क्वेश्चनेबल है भी है क्योंकि यहाँ पे जेंडर अनजस्ट है, और इसके ऊपर जितने भी एम्पेरिकल स्टडीज़ की गई हैं अक्रॉस कल्चर एंड हिस्ट्री वो बताती है कि ये सही नहीं है। हमारी बुक में एक सोशोलॉजिस्ट AM शाह का रिमार्क दिया हुआ है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जॉइंट फैमिली इंक्रीज़ हुई है स्टेडिली, एंड इसका जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जैसे कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 32.5 से 55.4 ईयर्स हुई है फॉर मेन, एंड वुमेन के लिए 31.7 से 55.7 ईयर्स हुई है। एंड इसमें कुछ टाइम पीरियड दिए हुए हैं जैसे कि 1941 से 50 से लेके 1981 टू 85 में ये डेटा मिला है। यहाँ पे जो एजेड पीपल हैं यानी कि 60 ईयर्स के अबव जो हैं उनके पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हुआ है। ओके, तो अभी शाह पूछते हैं कि ये जो एजेड पीपल हैं वो किस टाइप की हाउस होल्ड में रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में तो एजेड पीपल नहीं रह सकते हैं, वो तो जॉइंट हाउस होल्ड में ही रहते हैं। तो अभी फंक्शनलिस्ट्स ने जो हमें व्यू दिया कि न्यूक्लियर फैमिली बेस्ट इक्विप्ड है टू हैंडल द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, ये एक ब्रॉड जनरलाइजेशन है, और इसके ऊपर हमें कुछ कंपैरेटिव और एम्पेरिकल स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये हो जाएगा ऐसा कि हम ब्लाइंडली एक कॉमन सेंस इम्प्रेशन पे बिलीव कर रहे हैं। फैमिली के ऊपर बहुत सारे स्टडीज़ की गई हैं, एंड इन स्टडीज़ से हमें डाइवर्स फैमिली फॉर्म्स मिलता है जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करती है। जैसे एक है विद रिगार्ड टू द रूल ऑफ रेजिडेंस, यानी कि जो मैरिड कपल हैं वो अगर वुमेन के पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो वो मैट्री लोकल फैमिली होगी, एंड अगर जो न्यूली मैरिड कपल है वो अगर मैन के पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो फिर वो पैट्री लोकल फैमिली होती है। एंड देन अथॉरिटी के हिसाब से भी फैमिलीज़ डिवाइडेड है, जैसे कि पैट्रियार्कल फैमिली जो कि बहुत कॉमन है, एंड इस फैमिली में मेन ही अथॉरिटी और डोमिनेंस सब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। फिर एक मैट्रियार्की फैमिली है जिसमें कि वुमेन का एक बहुत ही मेजर रोल होता है डिसीजन मेकिंग में। मैरिज में भी बहुत सारे वैरायटीज़ एग्जिस्ट करती है, बट जो दो बेसिक क्राइटेरिया है इनको डिवाइड करने का वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, और शादी करने के क्या रूल्स हैं, जैसे अपनी बिरादरी में करना है या अपनी बिरादरी से बाहर करना है उसके बेसिस। तो नंबर ऑफ़ पार्टनर्स के बेसिस पे मोनोगैमी है जिसमें कि किसी भी इंडिविजुअल का एक स्पाउस हो सकता है एट अ टाइम। दूसरा है पॉलीगैमी जिसमें कि मैरिज में एक या एक से ज़्यादा मेट होते हैं, एंड वो दो तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे ये दो तरीके के हो सकते हैं क्योंकि विमेन जो है वो एक से ज़्यादा हस्बैंड रख सकती है, या फिर मेन जो है वो एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते हैं। तो जब हस्बैंड दो या उससे ज़्यादा वाइफ रखते हैं तो फिर वो पॉलीगिनी कहलाता है, और अगर वाइफ दो से ज़्यादा हस्बैंड रखे तो उसको पॉलीएंड्री कहते हैं, जैसे कि द्रौपदी का एग्जाम्पल है इसमें। एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि हम किससे शादी कर सकते हैं और किससे शादी नहीं कर सकते, उसके रूल्स के बेसिस पे फिर दो टाइप ऑफ मैरिजेज़ हैं, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। तो एंडोगैमी में क्या होता है कि एक कल्चर के अंदर ही लोगों को शादी करनी पड़ती है, जैसे कि अपने कास्ट के हिसाब से शादी करनी पड़ती है, और एक्सोगैमी जो है वो एंडोगैमी का उल्टा है, जहाँ पे कि आउटसाइड ग्रुप भी शादी कर सकते हैं।
एंड एक और चीज़ है इसमें ये कि एक सीरियल मोनोगैमी होता है, जब अगर एक स्पाउस की डेथ हो जाए या फिर डिवोर्स हो जाए, तब अगर दोबारा से मैरी करते हैं, रीमैरिज अगर होता है, तो उसको सीरियल मोनोगैमी कहते हैं। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है एक्सोगैमी का कि विलेज, ये नॉर्थ इंडिया में होता है, एंड विलेज में क्या होता था कि डॉटर्स को बहुत अपने घर से बहुत दूर मैरी कर दिया जाता था, ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो ब्राइड को एडजस्ट करने में अपनी एफिनल होम में। एंड जब लड़कियां नेटल होम को छोड़ के जाती है तो वो एक सैड ओकेजन होता है, एंड एक पेन ऑफ डिपार्चर को इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। लड़कियां कहती हैं कि फादर, हम लोग तो फ्लॉक्स ऑफ बर्ड की तरह हैं, उड़ जाएंगे, और हमारा जो फ़्लाइट होगा वो बहुत लंबा होगा, बहुत दूर जाना है हमें, और हमें पता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। एंड फादर, हमारा जो पालकी है वो आपके घर का जो गेट है उससे पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो गेट है वो बहुत स्मॉल है। तो फादर कहते हैं कि डॉटर, मैं वो ब्रिक को रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा, सो दैट कि तुम्हारा पैसेज पालकिन के लिए बड़ा हो जाए और तुम अपने घर चली जाओ। एंड एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो लड़की है वो अपने प्लेमेट से कहती है कि अपने अपने टॉयज़ लेके आ जाओ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेंजर के घर पे चली जाऊँगी तो शायद मैं नहीं खेल पाऊँगी। सो दैट्स ऑल इन फैमिली। इस चैप्टर के बाकी के सोशल इंस्टीट्यूशंस को मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगी।